Hello student, today we will start our economics, macroeconomics, unit 3, money and banking. Okay, आप लोग के बुक में मनी एंड बैंकिंग हम लोग पढ़ेंगे. आप लोग ने 10th में भी चैप्टर पढ़ा था मनी एंड क्रेडिट. ठीक है, बहुत चीज़ें उससे रिलेट है. ओके स्टूडेंट्स, देखिए मनी मतलब क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं मनी मतलब क्या होता है. ऐसे इम्पोर्टेंट बताइए मनी मतलब क्या होता है. मनी वो चीज़ ना जिसके बदले हमें कुछ सामान मिल. यस, आफ्टर गिविंग मनी वी गेट समथिंग इन रिटर्न. यस, तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं. अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. ठीक है, फिर से रिपीट इसलिए करिए. क्या बोलते हैं? कॉमनली एक्सेप्टेड है. अब मैं यहाँ जाकर यहाँ पे डॉलर दूंगी तो कोई बोलेगा क्या कि हाँ नहीं, डेफिनेटली हम लोग डॉलर यूज़ नहीं करते. हम लोगों के लिए क्या मनी है? इंडिया के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? रुपी नोट, जो हम लोग क्या रुपी है करेंसी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ रुपी इन इंडिया इज़ मनी एज इट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हियर. लाइकवाइज अ डॉलर इन USA इज़ मनी एज इट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज देयर. देखिए यहाँ जो मैं बोल रही हूँ वही यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या है मनी, रुपी. यस, रुपी के बदले हमें सामान मिलता है. ठीक है, तो रुपीज़ और कॉइन्स हम लोग देते हैं, उसके बदले वी गेट समथिंग इन रिटर्न. यस, डेफिनेटली इन द सेम वे. यस, इन USA अगर USA में जाके हम रुपी देंगे और सामान मांगेंगे तो हमें कोई देगा क्या? नहीं देगा ना, बोलेगा यहाँ नहीं चलता कि नहीं. वहाँ में क्या देना पड़ेगा? डॉलर. क्यों? क्योंकि वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर. अंडरस्टूड. तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स वी गेटिंग आफ्टर गिविंग दैट इन एक्सचेंज रिटर्न समथिंग. ठीक है, पैसे के बदले सामान मिलता है हमें, दैट इज़ कॉल्ड मनी. ओके, वाई दिस मनी इज़ इन्वेंटेड? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है. मनी इन्वेंट कैसे हुआ? आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते ना, पहले कॉइन्स चलते थे ओल्ड. यस, ये सब ओल्ड जो हमारे किंग रहते थे उनके उसमें प्रिंट्स रहते थे और सिल्वर और गोल्ड कॉइन करते थे. तो क्या इसके पीछे मनी इन्वेंट के पीछे कारण है? ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. एक अच्छी सी डेफिनेशन देखते हैं. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी. मनी इज़ समथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू और अ पेमेंट ऑफ पेमेंट. यस, ऐसे बोल रहा है मनी वो चीज़ है. देखो यहाँ पे जो हम या तो उससे कुछ एक्सचेंज कर, 200 का नोट दिया तो 200 का सामान देगा सामने वाला. 10 का नोट दूंगी तो 10 का देगा. 500 दूंगी तो 500 का देगा. यस, तो समझे मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मेजर ऑफ वैल्यू मतलब मैं वही बताना चाह रही थी कि जितना रुपए का मैं नोट दूंगी उतने की वैल्यू का सामान देगा वो मुझे. यस, मैं 500 का सामान बोलूँगी और 10 का नोट दे दूँगी, भाई ये तो रुपी है, मनी है तो दे दो, तो थोड़ी ना मिलेगा. मेजर ऑफ वैल्यू उसकी मेजर्स है ना, कि दैट्स वाई द करेंसी हैव डिफरेंट. 10 रुपीज़ का नोट, 5 रुपीज़ नोट, 1 रुपीज़ नोट. यस, एंड 500, 2000. ठीक है, 1000 तो गया है कि नहीं. और अ मीन्स ऑफ पेमेंट. मीन्स ऑफ पेमेंट मतलब अगर सामने वाले से मैंने कुछ ले आया, कुछ सामान लिया, तो उसको पे कैसे करूँगी? तो इन द फॉर्म ऑफ मनी ही ओनली ना, और कुछ तो थोड़ी ना तरीका है. सच एज ऑफिशियली कॉइन्ड और स्टाम्प्ड मेटल करेंसी, न्यूली मिंटेड मनी. हम लोग के यहाँ कॉइन और पेपर नोट आर आवर करेंसी. अगर हमसे पूछे व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया, तो कॉइन एंड पेपर नोट. यस और नॉट? दैट विच इज़ वी आर यूजिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू परचेज समथिंग. ठीक है, तो आई होप कि मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा. आगे देखते, बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे से हो जाएगा बच्चे. हाँ, और इसमें से एग्ज़ाम में आता भी है 3 to 5 मार्क्स का, और एकदम ईजी है, हो जाएगा अच्छे से. ठीक है, आगे देखते हैं. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. मैं बोल रही थी मनी क्यों आया, देखो उसके पीछे क्या कारण है. बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम मतलब देखो, इट इज़ अ सिस्टम इन विच कमोडिटी आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी और CC इकोनॉमी. CC इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कई बार पूछते हैं व्हाट इज CC इकोनॉमी. CC इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी. जब हमारे इन्वेंशन नहीं था मनी का, तब हम लोग कैसे अपने गुड्स, अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे. यस, तो क्या
करते थे, आप लोग 10th में भी पढ़े थे, शूज़ और वीट या राइस वाला एग्जाम्पल था कि शूज़ के बदले राइस दे देता है इन एक्सचेंज में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वहाँ ज़रूरी रहती है। यस, लेकिन मनी में ऐसा है क्या? नहीं है। तो वही बता रहे हैं यहाँ कि कमोडिटी के बदले कमोडिटी जो एक्सचेंज करते थे उसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। दिख रहा है यहाँ पिक्चर्स में, देखो केला दे रहा है और सामने वाला एप्पल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और पिक्चर है, उसमें सिस्टम इन विच वन कमोडिटी इज एक्सचेंज विद अनदर कमोडिटी। दिख रहा है वहाँ पे वो गेहूँ दे रहा है और फीस ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, डिसएडवांटेज थे इसके। यस, बहुत सारी चीज़ें जिसके मेजर्स नहीं करा जा सकता था। जैसे मैंने आप लोग को बोला कि जैसे कि 10 रुपीज़ का नोट है तो सामान खरीदने तो 10 रुपीज़ दूंगी, 500 का 500। लेकिन गुड्स में ऐसा कैसे करते? जब हम आपस में गुड्स एक्सचेंज करते थे तो इसमें कैसे कितना केला दें एक एप्पल के बदले, ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि 3 to 4 केलेस दे रही है वो एक एप्पल के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम थी कि इसे कैसे मेजर करें। तो इसीलिए मनी का इन्वेंशन हुआ। जो ड्रॉबैक थे बार्टर सिस्टम के, हम बोल सकते एक तरह से वो फंक्शन हो गए मनी के, इसलिए मनी इन्वेंट हुआ। देखो ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आप लोगों को पता है ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं रहती। डबल कोइंसिडेंस मतलब फॉर एग्जांपल मुझे शूज़ खरीदना है और सामने वाले को राइस लेना है, तो मुझे उस पर्सन को ढूंढना पड़ता था जो मुझे शूज़ दे, ठीक है। और मेरे पास क्या है? राइस। किसके बदले? एक्सचेंज के, राइस के बदले। अगर मेरे पास वीट है तो सामने वाला मुझसे अपना शूज़ देगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो इसे राइस की ज़रूरत है और वीट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं कि मतलब कोइंसिडेंस हो जाना कि दोनों को सेम चीज़ें चाहिए, और इस तरह से हम एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक था उसका। उसके बाद लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। कोई कॉमन यूनिट नहीं थी भाई कि ये चार केले के बदले एक एप्पल है, ऐसे कोई यूनिट नहीं बनी हुई थी, ठीक है। देखो ये पिक्चर में दिख रहा है, वाई मनी वॉज इन्वेंटेड, सॉरी हैव गॉट नथिंग स्मॉलर। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना तुम लोग को, बोलता है अब कि देखो उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर में उसे कुछ चाहिए, गुड्स जो भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल राइस चाहिए। देखो ये पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो वो देखो इतना बड़ा गाय को लाकर दे रहा है उसको। अब राइस उसको भले ही फॉर एग्जाम्पल तुमको 1 kg चाहिए, अब इतनी बड़ी गाय उसका पाव काट के तो नहीं दे सकता वो कि भाई ये 1 पाव रख लो, ये 1 किलो राइस के लिए। उसे तो पूरी गाय देनी पड़ेगी, उसको तो डिविजिबल नहीं है वो। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई मनी इन्वेंटेड। उसके बाद इट लैक्स द सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट और डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट के सिस्टम, क्रेडिट जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, आज गुड्स ले लेते हैं कल दे देते हैं, तो वो कैश में हम लोग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल गुड्स है, एक टमाटर चाहिए, दूसरे वाले को क्या चाहिए? एप्पल, तो वो क्या फ्यूचर में कर सकते हैं? टमाटर तो 1 वीक बाद ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी उसमें। स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, स्टोर करना, ठीक है। अब गाय चाहिए तो गाय को कैसे स्टोर करें? बंद करके रख देंगे तो वो क्या होगा? उससे खाना पीना नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र मैंने तुमको बताया जैसे डिविजिबिलिटी, तो वो एक प्रॉब्लम थी। यस, तो ये सब प्रॉब्लम्स के रिमूव करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ। और देखो मनी क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आराम से हम कार खरीद सकते हैं, फ़ोटो में देखो घर खरीद सकते हैं, जितने का जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। यस, मेजर ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मेजर्स, यस अकॉर्डिंग टू द रुपी वी गिव। यस, 2 लाख 10 लाख घर खरीदना जैसा हमारा मर्जी खरीद सकते हैं, कि नहीं? तो दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम एंड दैट्स व्हाई मनी इन्वेंटेड। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ मनी। देखो बेसिकली देयर आर 2 फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर वैल्यू, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो मेन फंक्शन है उसके। और सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ओके। अब फॉर्म ऑफ मनी, देखो हम आप लोगों की बुक में बहुत सारे फॉर्म ऑफ मनी, मेटेलिक मनी और पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, लेकिन हम लोग के बुक में, हमारे कोर्स में बस ये 2 फॉर्म ही दिए। कौन कौन से? फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी एंड फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी रिफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिएट मनी वो है जो क्या है? इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। किससे इशू हुआ है?
गवर्नमेंट से। ओके, तो क्या इशू है अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो गवर्नमेंट इशू की है ना, कि 500 का नोट दोगे तो 500 का सामान मिलेगा, ऐसा तो नहीं कोई पेपर ले जाके दे देंगे, नहीं ना। तो वही तो गवर्नमेंट इशू की, तो इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, fiduciary money क्या है ये? It is that money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the pay। बोलता है ये इट इज़ दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द एक ट्रस्ट है पेयर और पे के बीच। फॉर एग्जांपल हम लोग आज यूज़ करते हैं ये चेक फाड़ के दे दी, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है। मैं सामने लेके पास गई कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो अब 10 लाख रुपये मेरे को कैश नहीं देगा, आजकल तो विड्रॉवल लिमिट भी नहीं है, ठीक है, इतनी, तो क्या करेगा वो मुझे चेक फाड़ के दे देगा, ठीक है, तो मैं मान लूँगी ना मेरा पेमेंट हो गया, मानती हूँ ना, हाँ मान लेती हूँ, और उसे जाके एनकैश करा लेती हूँ अपने अकाउंट में, यस और नॉट, तो या अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करा लेती हूँ। तो चेक आर फिड्यूशरी मनी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड check create the trust between the payer and the payee also, not on the basis of order of the government, this is not done on the basis of order of government। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपको मेटालिक कॉइन दिख रहा है, पेपर मनी में इसमें 3 दिख रहे हैं, हम लोगों को बस यही पढ़ना जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है बेटा। अब देखते हैं फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडी मनी it refers to money in term of coins whose commodity value is equals to the money value as and when they are issued। यहाँ पे क्या बोलता है कि फुल बॉडी मनी refers to money in term of coin whose commodity value is equals to the money value। मैंने तुम लोग को बता रही हूँ, बार बार बोल रही थी 10 रुपये का नोट, 500 का नोट, तो फुल बॉडी मनी मतलब 10 का नोट दी तो फुल बॉडी 10 रुपये का सामान देगा, 11 का तो वो डेफिनेटली नहीं देगा, 9 का ज़रूर दे देते आजकल की दुकान वाले, है ना, यस। तो 10 के बदले 10 का ही देंगे, ओके। और क्रेडिट मनी रिफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन कमोडिटी वैल्यू। देखो जिसकी क्या बोल रहा है, क्रेडिट मनी वो है जिस मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है। पहले चलता था ना कॉइन्स, आप लोग देखे होंगे, हाँ, वो गोल्ड के, सिल्वर के। देखो एग्जांपल से बताती हूँ, देखो फुल बॉडी मनी में क्या है, अ रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन लॉ वाज मेड ऑफ सिल्वर। फुल बॉडी मनी मतलब बोल रहे हैं कि जब हम लोग पहले यूज़ करते थे ना ब्रिटिश पीरियड में फुल बॉडी मनी कि सिल्वर का कॉइन है, तो उसकी क्या थी, कमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल्स टू मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स इशूइंग, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग कि द कॉइन वाज इक्वल्स टू ₹1, ठीक है। और क्रेडिट वैल्यू मतलब क्या कि भाई ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट ने 1 रुपये का सिक्का बनाई और उसको अगर मेल्ट कर दिया हम तो वो 10 रुपये में मार्केट में बेच दें, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्रेडिट मनी का एग्जांपल में आ रहा है। मैं फिर से एग्जांपल बोल रही हूँ, क्रेडिट मनी का कंफ्यूज नहीं होना। द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल, ठीक है, दैट द रुपी कॉइन इज़ मेड इन इंडिया ऑब्वियसली इज़ मच लोअर ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ रुपी कॉइन। 5 रुपये का सिक्का है तो उस जो मेटल से बना है वो उस 5 रुपये से कम की वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, पीपल विल मेल्ट द कॉइन एंड सोल्ड द मेटल्स इन द मार्केट, यस, एंड ग्रेटर देन द प्राइस ₹5 और ग्रेटर देन द इन माई एग्जाम्पल इज ₹1। 1 रुपये से ज़्यादा में उसको बेच देंगे पिघला कर, तो वो गलत हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट मनी, ठीक है। तो आई होप कि फुल बॉडी मनी, क्रेडिट मनी, फिड्यूशियरी और ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, है ना। विद पिक्चर्स आई एम थ्रोइंग यू नाउ। अब हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। किसका मनी सप्लाई? डेफिनेटली सप्लाई ऑफ मनी कैसे होता है? सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बोलते पूरे पीपल ऑफ द कंट्री जो मनी हेल्ड किए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो क्या है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी। डेफिनेटली हम लोग के पढ़ते ही हैं, ये पता ही है हम लोगों को। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, जो गवर्नमेंट के पास है और जो हमारे बैंक के पास है, वही तो है। हमारे पास तो थोड़े बहुत कैश है, बाकी पूरे तो हमारे बैंक में ही पड़े ना, यस और नॉट, ठीक है। घर पे तो अब रख भी नहीं सकते, कभी भी डिमोनेटाइजेशन हो जाता है। क्यों? Because government and the banking system of a country are supplier of money and the stock of money held by the supplier of money is never treated as a part of money supply of money in the country। ठीक है, समझ में आया मैं जो बोली? क्या बोल रहा है यहाँ कि
गवर्नमेंट ही तो है जो इशू करती है, सप्लाई करती है, तो डेफिनेटली जो सप्लायर ऑफ मनी है वही तो सारा स्टॉक मेंटेन करता है। यस, आगे देखते हैं। हु सप्लाइज मनी, कई बार एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट्स, क्या इट इंक्लूड्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक करती है, कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, और गवर्नमेंट जो अथॉरिटी जो भी इशू होती है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कॉइन्स इज़ नॉट इशूड बाय द आरबीआई। ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉइन आरबीआई इशू नहीं करती। ना मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, इसके 4 मेजर्स है स्टूडेंट। हमारे कोर्स में सिर्फ M1 है और हमें M1 ही पढ़ना है, बाकी आप मत देखिएगा। ओके, थोड़ा सा ये मैंने इसलिए पिक्चर लिया है कि ताकि नॉलेज रहे, पहले था अब पूरे डिलीट हो गए। M1, M2, M3, M4, आपके कोर्स में सिर्फ M1 है। क्या M1, देखो फॉर्मूला लिखा है, M1 मतलब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, क्या C मतलब क्या है यहाँ करेंसी, D मतलब डिमांड डिपॉजिट, और OD मतलब अदर डिपॉजिट। तो हम लोग जब मेजर ऑफ मनी पढ़ेंगे तो M1 मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट हम लोग के बैंक में जो कीप होते हैं ना, हाँ, और OD मतलब ओवर अदर डिपॉजिट मतलब नबार्ड बैंक में कर दिया हम लोग में, है ना, बाकी अदर बैंक में भी हम लोग करते हैं, तो वो सब इसी में इंक्लूड होता है। डिमांड डिपॉजिट जब हम जो बैंक कमर्शियल बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, जब डिमांड करते हैं तो उसे ले लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट, द डिपॉजिट विच वी हैव डन विद द कमर्शियल बैंक एट द टाइम ऑफ डिमांड वी विदड्रॉ दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। अभी लास्ट में मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट टर्म्स पे उस सब की डेफिनेशन दूँ। देखो पिक्चर दिख रहा है इसमें, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लाई, इसे देखिए ध्यान से। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग के कोर्स में सिर्फ M1 है, तुम्हें M1 बस पढ़ना है। आगे देखते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो M0 यहाँ पे ना ये भी नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक का डिपॉजिट है। तुम लोग के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, M1, और तुम लोगों को M1 ही पढ़ना है। M2 एक बार देख लो, M1 प्लस सेविंग जो पोस्ट ऑफिस के साथ है, M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, हम लोग कुछ साल के लिए करते हैं ना जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट टाइम, वो, और M3 मतलब सारे पोस्ट ऑफिस, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। यस, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक आर दोज डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक और बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम। डिमांड डिपॉजिट जैसे मैंने बोली कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और मुझे को, मैंने जब बिज़नेस ट्रांजेक्शन कर रही हूँ उसमें 1 लाख रुपए मुझे पे करना है, तो मैंने बोली ना अभी हम लोग पढ़े थे कि चेक क्या है, क्या पढ़े थे, चेक किसका एग्जाम्पल है, फिड्यूशरी मनी का है। तो चेक क्या है, मैं ट्रस्ट है कि मैंने उसको चेक में पेमेंट कर दी, मतलब वो मान गया, पेमेंट हो गया, वो जाके बैंक में उससे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेगा। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है, मतलब वो पैसा जो मेरे अकाउंट में है, ठीक है, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो उसे मैं विड्रॉ कर लेती हूँ। टर्म डिपॉजिट आर दो डिपॉजिट विच कैन नॉट बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक एंड व्हेन नीडेड और बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम। ठीक है, ये भी सेम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, कैन नॉट बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक एंड व्हेन नीडेड और बाय राइटिंग चेक एट एनी टाइम, दोज विच कैन नॉट बी विड्रॉन। ठीक है, दीज डिपॉजिट्स इन्वॉल्व लॉक इन पीरियड। बार बार मैं ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ, ये बता रहा है कि हम नहीं निकाल सकते इसको, क्यों, क्योंकि लॉक इन पीरियड में अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम पॉलिसी तोड़ देंगे और उसके अगेंस्ट हमको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, जो भी है, वो नहीं मिलेगा। टर्म डिपॉजिट नाम से समझ में, क्योंकि ये कुछ टर्म के लिए लॉक इन पीरियड है, उतने साल के लिए इसे भूल जाओ। आगे बैंक मनी, इट रिफर्स टू डिमांड डिपॉजिट या चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, सब इसमें आ जाता है बैंक मनी में। ओके, हाई पावर्ड मनी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके बुक में दिया है और मैं ज़रूर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाई पावर्ड मनी क्या होता है, देखो हाई करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक या वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है या उसके अकाउंट में जो है पैसा आता है, हाई पावर्ड मनी के अंदर आते हैं। कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, या क्या बोल रहा है, थर्ड, पहला तो जो उनके पास है, दूसरा उनके जो अकाउंट में है, तीसरा क्या बोलता है, कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद बैंक अपना कुछ आरबीआई में। क्यों, क्योंकि सारी कमर्शियल बैंक की हेड कौन है, आरबीआई, वो अपनी हेड के अंदर काम करती है, तो उनके पास उन्हें कुछ डिपॉजिट कैश रिजर्व कराना पड़ता है। ये हम जब बैंकिंग सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये
उनके पास करते हैं, जिसे हम कैश रिजर्व्स बोलते हैं, ठीक है। वाइल करेंसी, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। वाइल करेंसी हेल्प बाय द पीपल इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विथ RBI, नॉट एट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता क्योंकि ऑल RBI के पास रहता है, ठीक है। स्टॉक ऑफ मनी हेल्प बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। जो स्टॉक ऑफ मनी सप्लायर के पास रहता है, सप्लाइड ऑफ मनी, ठीक है। स्टॉक ऑफ मनी हेल्प बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, उसे कभी भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए चैप्टर बहुत इजी है ना, ये भी एग्जाम में पूछता है, MCQ में पूछ देता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो देखो पहला क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट। फिर से बोल रही हूँ, करेंसी जो है डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक में है और अदर डिपॉजिट में बताया था, इसके अंदर क्या था, नाबार्ड, ठीक है, हमारे बॉन्ड्स हो जाते हैं वो सब, ठीक है। तो दिस इज़ एंड फॉर टुडेज़ वीडियो, और इससे हमने अपना बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इफ़ यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन यू हैव डाउट्स, तो यू डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, यस, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चैप्टर क्या पढ़ेंगे, इसी के आगे सेकंड जो है क्या, बैंकिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं वो और बताना चाहूँगी कि नैरो मनी और ब्रॉड मनी, नैरो मनी ब्रॉड मनी, तो नैरो मनी ब्रॉड मनी ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये M1 और M2 जो यूज़ होता है उसे ही नैरो मनी और ब्रॉड मनी के टर्म्स में बोला गया है, ठीक है। और एक चीज़ और बताने वाला, देखिए इंडिया इज़ यूजिंग पेपर करेंसी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, हम लोग का पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है, ओके। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि इट एक्सक्लूड द यूज़ ऑफ मेटल कॉइन्स, जो हम लोग के कॉइन्स है उसे एक्सक्लूड कर दिया। बोथ मेटल कॉइन्स एंड पेपर नोट्स आर क्रेडिट मनी इन इंडिया, क्रेडिट मनी है ना भैया, हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम इज क्या है, कॉइन्स इज एन स्मॉल डिनोमिनेशन एंड पेपर नोट्स आर ऑफ लार्ज डिनोमिनेशन, ओके, अंडरस्टूड। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ऑल द पॉइंट्स। ओवरव्यू एक बार कर लेते हैं। आज हम लोग ने पढ़ा क्या मनी होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग, डेफिनेशन, बार्टर सिस्टम। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी में उसके मेजर्स पढ़े, M1 पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने टर्म डिपॉजिट पढ़ा, डिमांड डिपॉजिट पढ़ा, हु सप्लाइज मनी, तो हम लोग ने पढ़ा सेंट्रल बैंक करती, कमर्शियल बैंक करती है, और कौन करता है, गवर्नमेंट, यस। उसके बाद हमने बैंक मनी, हाई पावर्ड मनी पढ़ा, एंड वी हैव कंप्लीटेड द मनी चैप्टर, ओके। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन बैंकिंग, ठीक है। ये वीडियो नहीं देखेंगे तो बैंकिंग कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।